हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ओसिलेटरी सीक्वेंस और नल सीक्वेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं ओसिलेटरी सीक्वेंस या ओसिलेटिंग सीक्वेंस को। देखिए क्या डिफिनेशन है। ये सीक्वेंस इज सेड टू बी ओसिलेटिंग और ओसिलेटरी इफ इट इज नादर कन्वर्जेंट नो डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अगर कोई सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो। डाइवर्जेंट में दो तरह का डाइवर्जेंट होता था, एक डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी होता था और एक डाइवर्जेंस टू माइनस इन्फिनिटी। तो ना तो कन्वर्जेंट होना चाहिए और ना ही डाइवर्जेंट होना चाहिए प्लस इन्फिनिटी पर या माइनस इन्फिनिटी पर। तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं ओसिलेटरी सीक्वेंस। से कुछ ऐसा सीक्वेंस मिल जाएगा जो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा और डाइवर्जेंट भी नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पर लेट अस कंसिडर द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस ले रहे हैं -1 टू द पावर n। ये nth टर्म है। कौन सा सीक्वेंस होगा ये? इसका फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को अगर हम लोग लिखें तो कौन सा सीक्वेंस बताएगा? ये nth टर्म है -1 टू द पावर n। अगर n के जगह 1 पुट करेंगे तो -1 का पावर 1 यानी कि -1 आ जाएगा। ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म -1 आएगा। सेकेंड टर्म में n के जगह 2 पुट करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -1 का होल स्क्वायर मतलब +1 हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म हो गया 1। अगर थर्ड टर्म की बात करें, -1 का पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म -1। फिर फोर्थ टर्म आप देखेंगे 1 आएगा, फिर फिफ्थ टर्म -1 आएगा, सिक्स टर्म 1 आएगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस बन रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, कन्वर्जेंट के बारे में मैं बताया था कि कन्वर्जेंट, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, an अगर कन्वर्ज कर रहा है l लिमिट पर, n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर इसका लिमिट निकालें, अगर ये l आ रहा है तो l के नेबरहुड में इसका इनफाइनाइट टर्म्स होता है, कुछ टर्म ही इसके बाहर में होता है l के नेबरहुड में। मान लीजिए l माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पर है l प्लस एप्सिलॉन, ये l का नेबरहुड हो गया, तो कुछ ही टर्म इस नेबरहुड से बाहर होगा, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इससे बाहर होगा। हो सकता है यहाँ पर 3 टर्म्स बाहर हो, a1 a2 और a3, और बाकी टर्म जो है वो इसी के नेबरहुड में। हो सकता है 10 टर्म्स बाहर हो लेकिन बाकी इनफाइनाइट टर्म्स इसी के नेबरहुड में। हो सकता है 100 टर्म्स बाहर हो लेकिन बाकी इनफाइनाइट टर्म्स जो है वो इसके नेबरहुड में होना चाहिए। तो इनफाइनाइट टर्म्स इसी के अंदर होना चाहिए, कुछ फाइनाइट टर्म्स ही इस नेबरहुड से बाहर होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे इस सीक्वेंस का लिमिट l होगा। अब जरा देखिए यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो या तो -1 है सीक्वेंस का टर्म या 1 है, यही दोनों में से कोई एक है, या तो -1 या 1। अगर हम लोग फर्स्ट टर्म की बात करें, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 1 है और -1 यहाँ पर है, तो फर्स्ट टर्म कौन सा है? -1, फर्स्ट टर्म यहाँ पर है। सेकेंड टर्म कहाँ है? सेकेंड टर्म ये है। थर्ड टर्म कहाँ है? थर्ड टर्म यही है। फोर्थ टर्म फिर यहाँ पर है। फिफ्थ टर्म यहाँ पर है, फिफ्थ टर्म -1 है। सिक्स टर्म यहाँ पर है। मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स जो है सेकेंड, फोर्थ, सिक्स सब यहाँ पर है और ऑड वाला सब यहाँ पर है। अब देखिए इसके नेबरहुड में भी इनफाइनाइट टर्म्स होगा, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म, नाइन टर्म, डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स होगा। ऑड टर्म्स जितना भी है वो सब यहाँ पर आएगा, तो -1 के नेबरहुड में आएगा। अब -1 के नेबरहुड से बाहर कितना टर्म है? फाइनाइट टर्म्स बाहर है क्या? नहीं है फाइनाइट टर्म्स। यहाँ पर भी -1 के नेबरहुड से इनफाइनाइट टर्म्स बाहर है। जितना भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, 8 जितना भी है सब यहाँ पर है। तो इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स तो है लेकिन इसके बाहर में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फाइनाइट टर्म्स बाहर नहीं है। कई टर्म यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स इसके नेबरहुड से बाहर है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नेबरहुड बनाना है तो नेबरहुड हम लोग थोड़ा बड़ा कर दें। ऐसा कर सकते हैं, हम लोग नेबरहुड बना रहे हैं तो -1 यहाँ तक बना लेते हैं। तो डेफिनेशन याद कीजिए, लिमिट का जो डेफिनेशन है उसमें कहता है कि टू ईच एप्सिलॉन, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए, ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ये नेचुरल नंबर m सच दैट, ये नेचुरल नंबर है m जो है एक नेचुरल नंबर ऐसा मिलना चाहिए सच दैट mod an minus l less than epsilon for all n greater than equal to m। ये प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए होना चाहिए। मान लेते हैं इतना बड़ा अगर एप्सिलॉन ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एप्सिलॉन है, इतना बड़ा एप्सिलॉन ले लेते हैं, तब हो जा रहा है, तब इसके नेबरहुड में सारा टर्म आ जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म से इसके नेबरहुड में आ जा रहा है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए, अगर हम लोग एप्सिलॉन छोटा लेंगे तब तो नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पर प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मान लीजिए कुछ एप्सिलॉन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है और कुछ एप्सिलॉन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तब वो लिमिट नहीं होगा। प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब ये लिमिट एल होगा। तो यहाँ पर देखिए जो कन्वर्जेंट का डेफिनेशन है, कन्वर्जेंट के डेफिनेशन से के अनुसार ये लिमिट होता है। कब लिमिट होता है? जब इसके नेबरहुड में इसका इनफाइनाइट टर्म्स आ जाए, इनफाइनाइट टर्म्स, और कुछ ही टर्म फाइनाइट टर्म्स ही बाहर हो इसके नेबरहुड में। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है, कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जिसके नेबरहुड में इसका इनफाइनाइट टर्म्स हो। अगर -1 को भी हम लोग मानते हैं, -1 का नेबरहुड बनाते हैं, तो भी इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स आ रहा है, लेकिन इसके बाहर फाइनाइट टर्म्स नहीं आ रहा है, इसके बाहर इनफाइनाइट टर्म्स आ रहा है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा। तो ये जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट नहीं होगा। और साथ में ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर भी कन्वर्ज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड सीक्वेंस कैसे है? इसका जो टर्म है या तो -1 है या फिर +1 है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसके बारे में, लेट an इक्वल टू, यहाँ पर nth टर्म जो है वो -1 टू द पावर n है। तो देयरफॉर an का वैल्यू जो है वो या तो 1 आ रहा है। 1 कब आ रहा है? इफ n इज इवन। अगर हम लोग यहाँ पर पावर इवन रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। और -1 आ रहा है कब? इफ n इज ऑड। तो यही सीक्वेंस का टर्म आएगा। अगर यहाँ n की जगह इवन रखेंगे तो 1 आएगा, और अगर n की जगह ऑड रखेंगे तो -1 आएगा। तो क्लियरली यहाँ पर an जो है वो उसका फाइनाइट लिमिट नहीं आ रहा है। क्लियरली an डज नॉट टेंड टू ये फाइनाइट लिमिट, एक फाइनाइट लिमिट इसका नहीं है। मैं इसको प्रूफ करके बताऊंगा बाद में, एक थ्योरम बताऊंगा, उस थ्योरम में मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि ये जो है इसका एक फाइनाइट लिमिट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है मैं अभी डिस्कस कर रहा था इसके बारे में। अब आगे देखिए, ऑल्सो यहाँ पर इसका जो टर्म है वो लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। 1 से बड़ा कोई भी टर्म नहीं है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर हम लोग उसका किसी भी nth टर्म का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। अगर ये 1 आता है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी 1, अगर -1 आता है तो भी एब्सोल्यूट वैल्यू 1। तो कोई भी टर्म जो है वो 1 से बड़ा नहीं है। मतलब सीक्वेंस कैसा है? बाउंडेड सीक्वेंस है। तो दैट इज द सीक्वेंस इज बाउंडेड, द सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, बाउंडेड सीक्वेंस है, तो डाइवर्जेंट तो होगा नहीं, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जाएगा नहीं, उसका लिमिट इन्फिनिटी होगा ही नहीं। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है, इसीलिए ये डाइवर्जेंट तो होगा नहीं, और साथ में कन्वर्जेंट भी नहीं है, कन्वर्ज भी नहीं कर रहा है, और डाइवर्जेंट भी नहीं है। डाइवर्जेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो बाउंडेड सीक्वेंस है। डाइवर्ज तब करता है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ तब जाता है जब वो अनबाउंडेड होता है। यहाँ तो ये सीक्वेंस बाउंडेड हो गया, तो बाउंडेड हो गया तो डाइवर्जेंट होगा नहीं, और डाइवर्जेंट भी नहीं है, कन्वर्जेंट भी नहीं है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो देयरफॉर द सीक्वेंस, यहाँ पर जो सीक्वेंस हम लोग ले रहे थे, कौन सा सीक्वेंस ले रहे थे? द सीक्वेंस -1 टू द पावर n इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस या ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। तो ये हो गया एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस भी कह सकते हैं, या फिर इसको ऑसिलेटरी सीक्वेंस भी कहते हैं हम लोग। तो एक एग्जांपल हो गया ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस का। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं एक और चीज लिखा हूँ, ये सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइटली ऑसिलेटिंग इफ इट इज बाउंडेड एज वेल एज ऑसिलेटिंग। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और वो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये सीक्वेंस इज सेड टू फाइनाइटली ऑसिलेटिंग। ये जो सीक्वेंस है वो फाइनाइटली ऑसिलेटिंग होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर द सीक्वेंस -1 an इज फाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर चेंज कर दिया हूँ, फाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। तो किसको कहेंगे फाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस? अगर वो बाउंडेड है और ऑसिलेटिंग है। ऑसिलेटिंग है मतलब वो ना तो कन्वर्जेंट है और ना ही डाइवर्जेंट है, तो वो ऑसिलेटिंग हो गया। और अगर वो सीक्वेंस बाउंडेड है तब उसको हम लोग फाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस कहेंगे। ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस है सबसे पहला। दूसरा चीज ऑसिलेटिंग है क्योंकि ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है और डाइवर्जेंट भी नहीं है।
तो ये सीक्वेंस जो है वो फाइनाइटली ओसिलेटिंग कहलाएगा। एक और ओसिलेटिंग सीक्वेंस होता है जो इनफाइनाइटली ओसिलेटिंग होता है, वो जरा उसके बारे में समझ लीजिए। ये सीक्वेंस इज सेड टू बी इनफाइनाइटली ओसिलेटिंग इफ इट इज अनबाउंडेड एज वेल एज ओसिलेटिंग। अगर वो अनबाउंडेड हो और ओसिलेटिंग हो तो उसको हम लोग इनफाइनाइटली ओसिलेटिंग कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइटली ओसिलेटिंग का मतलब अनबाउंडेड सीक्वेंस होना चाहिए, यानी कि वो इन्फिनिटी तक जाएगा और ओसिलेटिंग होना चाहिए, मतलब कन्वर्जेंट भी नहीं होना चाहिए और डाइवर्जेंट भी नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, लेट अस कंसिडर द सीक्वेंस -1 to the power n into n। ये n टर्म है। अगर इसका आप टर्म लिखना चाहें तो सबसे पहले n की जगह 1 बैठाएंगे तो -1 का पावर 1 into 1 मतलब -1 आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म -1। सेकेंड टर्म अगर देखें तो -1 का पावर 2 into 2 मतलब 2 आ जाएगा, सेकेंड टर्म 2 हो गया। थर्ड टर्म अगर देखें तो -1 का पावर 3 into 3 मतलब -3 आ जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। फिर फोर्थ टर्म अगर लिखना चाहें तो -1 का पावर 4 into 4 यानी कि ये +4 हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर -5 आएगा, फिर +6 आएगा। मतलब अगर ऑड है तो नेगेटिव है और इवन है तो पॉजिटिव है। यहाँ पर इंटीजर ही है सारा, अगर ऑड इंटीजर है तो वो नेगेटिव है और इवन इंटीजर है तो पॉजिटिव। -1 फिर -3 -5 ये सभी नेगेटिव है, 2 4 6 ये सभी पॉजिटिव है। तो ये सीक्वेंस बन जाएगा। अब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं ये जरा चेक कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो टर्म यहाँ पर फर्स्ट टर्म है -1, फर्स्ट टर्म यहाँ पर -1, सेकेंड टर्म 2 है, इसका सेकेंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म -3 है, थर्ड टर्म -3, फोर्थ टर्म फिर यहाँ पर 4 है, फिफ्थ टर्म आपका -5 है, फिफ्थ टर्म -5, फिर सिक्स टर्म जो है वो यहाँ पर 6 है। तो देखिए ये धीरे धीरे इधर किधर जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, इधर भी किधर इंक्रीज कर रहा है -इन्फिनिटी की तरफ। तो ये अनबाउंडेड तो हो गया, ये धीरे धीरे इंक्रीज करके इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इंक्रीज होकर के -इन्फिनिटी तक। तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस हो गया। ये कन्वर्जेंट भी नहीं है, क्यों? कन्वर्जेंट में तो कुछ लिमिट तक होता है, उसके बाद तो वो रुक जाता है, उसी के नेबरहुड में सारा टर्म आ जाता है। अगर कोई टर्म का n मान लीजिए कोई नंबर है और इसी के नेबरहुड में सारा टर्म हो जाए, कुछ टर्म फाइनाइट टर्म्स को छोड़ करके, तब उसको कन्वर्जेंट कहेंगे। यहाँ तो ऐसा मिल नहीं रहा है, यहाँ तो ये बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक या उधर जा रहा है, इधर भी -इन्फिनिटी तक, तो ये कन्वर्जेंट तो हुआ नहीं। दूसरी चीज़ डाइवर्जेंट भी नहीं हो रहा है। डाइवर्जेंट में या तो +इन्फिनिटी होना चाहिए, +इन्फिनिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर -इन्फिनिटी, दोनों में से कोई एक ही बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर तो कभी इधर जा रहा है और कभी इधर आ रहा है। अगर यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स से इधर आ रहा है और इवन नंबर ऑफ टर्म्स से उधर जा रहा है, तो क्या हुआ, ये ओसिलेट कर रहा है, कभी इधर कभी उधर। तो ये ओसिलेट कर रहा है, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे इनफाइनाइटली ओसिलेटिंग, क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी की तरफ -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये इनफाइनाइटली ओसिलेटिंग कहलाएगा। और पहले वाला जो मैं बताया हूँ वो था, कभी आता था -1 टर्म, कभी आता था 1, फिर कभी -1 फिर कभी 1, फिर कभी -1 कभी 1, तो यही दोनों के बीच ओसिलेट कर रहा था। तो ये फाइनाइटली ओसिलेटिंग हो गया, कभी -1 कभी 1 पहले वाला। और ये क्या हो रहा है, ये अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाएंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, तो n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो वो +इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकता है, -इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकता है। तो ये ना तो डाइवर्जेंट हुआ ना ही कन्वर्जेंट हुआ, तो ऐसे सीक्वेंस को ओसिलेटिंग सीक्वेंस कहेंगे। और ये कैसा ओसिलेटिंग सीक्वेंस हो गया, इनफाइनाइटली ओसिलेटिंग सीक्वेंस। यहाँ पर मैं इसके बारे में लिख दे रहा हूँ थोड़ा, कि लेट an इक्वल टू, अगर हम लोग मान लें -1 to the power n into n, तो देयरफॉर an का जो वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। नेगेटिव इंटीजर कब आ रहा है, इफ n इज ऑड। और इसका जो वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, कब आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज इवन। और साथ में ऑल्सो ये जो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस an इज अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड है, बाउंडेड तो है नहीं, अनबाउंडेड है, +इन्फिनिटी की तरफ या -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। बाउंडेड तो तब कहते हैं जब उसका अपर बाउंड भी मिल जाए और लोअर बाउंड दोनों मिल जाए, तब उसको कहेंगे बाउंडेड। तो ये सीक्वेंस अनबाउंडेड हो गया, +इन्फिनिटी -इन्फिनिटी की तरफ, कन्वर्जेंट भी नहीं है। तो दिस सीक्वेंस इज
ये सीक्वेंस जो हो गया, दिस सीक्वेंस इज oscillating, infinitely oscillating sequence is an infinitely oscillating sequence। ये infinitely oscillating sequence हो गया। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं oscillating sequence। तो दो तरह का sequence हो गया oscillating में, कौन कौन सा, एक finitely oscillating sequence और एक infinitely oscillating sequence। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं null sequence के बारे में। तो नल सीक्वेंस का डेफिनेशन है, ये सीक्वेंस an is said to be a null sequence if an converges to 0, that is if limit of an as n tends to infinity equal to 0। अगर कोई सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब अगर उस सीक्वेंस का लिमिट 0 है तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, नल सीक्वेंस कहेंगे। जरा एक एग्जांपल से समझ लीजिए। लेट अस कंसीडर द सीक्वेंस an वेयर an इक्वल टू 1/n। यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस ले रहे हैं an, जहाँ nth टर्म जो है वो 1/n है, मतलब फर्स्ट टर्म 1 हो गया, सेकेंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म 1/3 डॉट डॉट इस तरीके से। मैं बता चुका हूँ कि इस सीक्वेंस का लिमिट क्या होता है, 0। ये 0 पर कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस लिमिट, यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट निकाले इस सीक्वेंस का, मीन्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, an का वैल्यू है 1/n, तो इसका लिमिट 0 हो जाएगा। n की जगह आप इन्फिनिटी बैठा दीजिए, 1/∞ इक्वल टू 0 आ गया। तो इस सीक्वेंस का लिमिट 0 आ रहा है, मतलब ये 0 पर कन्वर्ज कर रहा है। तो देयरफॉर द सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस, द सीक्वेंस ये 1/n अगर हम लोग सीक्वेंस लेते हैं तो ये नल सीक्वेंस हो गया। द सीक्वेंस 1/n इज ए नल सीक्वेंस। अब एक और मैं एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ नल सीक्वेंस का। दूसरा एग्जांपल ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में द सीक्वेंस, यहाँ पर मैं सीक्वेंस ऐसा लिख रहा हूँ, द सीक्वेंस 1/2 टू द पावर n, दैट इज कौन सा सीक्वेंस हो जाएगा, फर्स्ट टर्म n की जगह 1 बैठाएंगे तो 1/2, 2 पुट करते हैं तो 1/4, 3 पुट करते हैं तो 2 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब मतलब 1/8 हो जाएगा, डॉट डॉट। ये इस तरीके का एक सीक्वेंस बन रहा है, मतलब जीपी है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। तो आप देख रहे हैं ये जो सीक्वेंस है ये भी नल सीक्वेंस होगा, इज ए नल सीक्वेंस, इज ए नल सीक्वेंस। क्यों नल सीक्वेंस होगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर अगर हम लोग इसका लिमिट निकालें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 टू द पावर n, तो ये n की जगह इन्फिनिटी बैठाएंगे 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी, यानी 1/∞ हो जाएगा, 1/∞ इक्वल टू 0। तो इस सीक्वेंस का भी लिमिट 0 आ रहा है, ये सीक्वेंस भी क्या हो गया, नल सीक्वेंस हो गया। तो नल सीक्वेंस कुछ विशेष नहीं है, अगर कोई सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज कर रहा है, मतलब लिमिट अगर सीक्वेंस का 0 आ रहा है, तब उसको हम लोग कहेंगे नल सीक्वेंस। अब नल सीक्वेंस से रिलेटेड एक थ्योरम है, ये देखिए कि इफ सीक्वेंस bn इज ए नल सीक्वेंस, अगर मान लीजिए ये bn जो है वो एक नल सीक्वेंस है और साथ में मॉड ऑफ an लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ bn फॉर ईच n, प्रत्येक n के लिए फर्स्ट टर्म, ये जो सीक्वेंस an होगा उसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म से लेस देन होगा, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, an का सेकेंड टर्म जो है वो इसके सेकेंड टर्म से छोटा होगा प्रत्येक n के लिए। तो an का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ bn, देन an इज ए नल सीक्वेंस। जरा ध्यान दीजिएगा क्या मतलब हुआ कि ये जो सीक्वेंस है bn, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू और an एक दूसरा सीक्वेंस है, तो an का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा है, और ये नल सीक्वेंस है, ये नल सीक्वेंस है, मतलब bn टेंस टू 0 हो जाएगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी। नल सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि ये कन्वर्ज कहाँ पर कर रहा है, 0 पर। अगर ये 0 पर कन्वर्ज कर रहा है और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इससे अगर छोटा आ रहा है तो ये भी नल सीक्वेंस होगा, ये भी कन्वर्ज कहाँ पर करेगा, 0 पर। एक ही चीज आपको याद रखना है कि ये जो सीक्वेंस बनेगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इसके एब्सोल्यूट वैल्यू से हमेशा लेस देन है या फिर इक्वल है, और ये नल सीक्वेंस मतलब ये 0 पर कन्वर्ज कर रहा है, तो ये भी कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, 0 पर। ये भी कन्वर्जेंट होगा, और सॉरी ये भी नल सीक्वेंस होगा, यानी कि ये भी 0 पर कन्वर्ज करेगा। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है थ्योरम के स्टेटमेंट में कि ये जो सीक्वेंस है वो नल सीक्वेंस है, सिंस सीक्वेंस bn इज ए नल सीक्वेंस। तो अब डेफिनेशन ये अप्लाई कीजिए, नल सीक्वेंस है तो जरूर इसका लिमिट क्या होगा, 0 होगा, 0 पर कन्वर्ज करेगा। तो देयरफॉर फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब m एक नेचुरल नंबर होगा सच दैट, ऐसा होगा
कि मॉड ऑफ बी एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये लिमिट का डेफिनेशन से इसका लिमिट क्या होगा, इस सीक्वेंस का नल सीक्वेंस है तो इसका लिमिट जीरो होगा। यहाँ एल के जगह हम लोग क्या लिए हुए हैं, जीरो। तो बी एन माइनस जीरो का मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग बी एन माइनस जीरो को सिंपली बी एन लिखते हैं, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब जरा देखिए, इम्प्लाइज यहाँ पर ए एन का जो मॉडुलस है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू मॉड बी एन, और मॉड बी एन जो है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये मॉड बी एन लेस देन एप्सिलॉन कब है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो यहाँ पर कारण भी मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि सिंस ए एन का जो मॉडुलस है लेस देन इक्वल टू मॉड बी एन, ये मैं इसका कारण भी लिख दिया हूँ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जरा फिर से एक बार समझ लीजिए, ए एन का मॉडुलस हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो ये तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बी एन, और यहाँ पर हम लोग ला चुके हैं कि मॉड ऑफ बी एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन मॉड ऑफ ए एन, मॉड ऑफ ए एन लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए एन माइनस जीरो का मॉडुलस, यहाँ पर मॉड ऑफ ए एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और इससे क्या मीनिंग निकला, इससे मीनिंग निकल रहा है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज इक्वल टू जीरो। ए एन का जो लिमिट होगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये जीरो आ गया, क्योंकि ये देखिए लिमिट का डेफिनेशन यही था ना कि मॉड ऑफ ए एन माइनस एल, एल के जगह यहाँ पर जीरो है, मॉड ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम होना चाहिए। तो यहाँ एल की जगह जीरो है, इसका मतलब इसका लिमिट जीरो हो गया। और अगर इस सीक्वेंस का लिमिट जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है दिस इज ए नल सीक्वेंस। तो नल सीक्वेंस को प्रूफ करने में ये थ्योरम भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर एक सीक्वेंस ए एन है और अगर उसको कंपेयर करते हैं इस सीक्वेंस से, और इस सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म अगर इस सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म से लेस देन इक्वल टू आता है एब्सोल्यूट वैल्यू उसका, और अगर ये नल सीक्वेंस है तो ये भी क्या हो जाएगा, नल सीक्वेंस होगा, इसका भी लिमिट क्या होगा, जीरो होगा। तो बहुत जगह इसका जरूरत पड़ता है। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग नल सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन स्टूडेंट, क्वेश्चन बताने के पहले मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि यह वीडियो आप जो देख रहे हैं मेरा पेड कोर्स रियल एनालिसिस का एक पार्ट है। आप यदि पूरा रियल एनालिसिस का कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, एमए क्लासेस के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस एप्लीकेशन में पूरा रियल एनालिसिस को पढ़ सकते हैं। बहुत कम प्राइस में मैं इस पूरे कोर्स को अवेलेबल करवाया हूँ। वहाँ पर आपको वीडियो के साथ में नोट्स भी मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में, और साथ में मैं वहाँ पर आपके डाउट को भी क्लियर करता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि इफ ए एन इक्वल टू रूट अंडर एन प्लस वन माइनस रूट अंडर एन सो दैट सीक्वेंस ए एन इज ए नल सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस ये है जिसका एनेट टर्म मैं यहाँ पर लिखा हूँ, सीक्वेंस का एनेट टर्म ये है, तो दिखाना है ये जो सीक्वेंस है नल सीक्वेंस है। अब कैसे दिखाते हैं जरा देखिए। सिंस एनेट टर्म तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, एनेट टर्म है रूट अंडर एन प्लस वन माइनस रूट अंडर एन। आप करना क्या है, इसके कंजुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रूट अंडर एन प्लस वन माइनस रूट अंडर एन, यहाँ पर आप साइन चेंज कीजिए, माइनस के बदले प्लस कर दीजिए। तो रूट अंडर एन प्लस वन प्लस रूट अंडर एन, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इससे डिवाइड भी कर रहे हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं रूट अंडर एन प्लस वन प्लस रूट अंडर एन से। अब देखिए ये क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो रूट अंडर हट जाएगा, एन प्लस वन और माइनस एन हो जाएगा, और नीचे आपका आ रहा है रूट अंडर एन प्लस वन प्लस रूट अंडर एन। ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच रहा है वन डिवाइडेड बाय रूट अंडर एन प्लस वन प्लस रूट अंडर एन। हम लोग एन का टर्म को डिनोमिनेटर में ले आए, न्यूमरेटर में सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। अब जरा देखिए, अब लिमिट निकालना है, हम लोग लिमिट निकालेंगे। अगर लिमिट जीरो आ गया इसका मतलब ये नल सीक्वेंस हो जाएगा। तो लिमिट निकाल रहे हैं। अब हम लोग एनेट टर्म को निकाल चुके हैं, एनेट टर्म का वैल्यू ये निकला हुआ है वन डिवाइडेड बाय रूट अंडर एन प्लस वन प्लस रूट अंडर एन। अब एन के जगह अगर आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वन बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एन की जगह इन्फिनिटी बैठाएंगे तो इन्फिनिटी में वन ऐड करेंगे, इन्फिनिटी यहाँ भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये वन बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, जीरो आ जाएगा।
तो आप देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस का लिमिट क्या आ गया, 0 आ गया। तो देयरफॉर द सीक्वेंस, यहाँ पर जो सीक्वेंस हम लोग लिखे हैं, द सीक्वेंस an इज ए नल सीक्वेंस, ये एक नल सीक्वेंस हो गया। अब हम लोग एक और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जरा देखिए, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पर नल सीक्वेंस का, कि प्रूव दैट सीक्वेंस जिसका nth टर्म है मॉड ऑफ n डिवाइडेड बाय n टू द पावर n, ये दिखाना है कि दिस इज ए नल सीक्वेंस। कैसे अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे दिखाते हैं नल सीक्वेंस, जरा समझिए इसके बारे में। हम लोग सबसे पहले इसका जो nth टर्म है उसको an सपोज कर लेते हैं। nth टर्म है क्या, ये फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n टू द पावर n, यहाँ पर फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n टू द पावर n। फैक्टोरियल n को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू n लिख सकते हैं। और नीचे क्या होगा, नीचे n टू द पावर n है, तो इसको हम लोग n बार मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, n बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब जरा देखिए, इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं। 1 बाय n मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 बाय n, फिर 2 बाय n, फिर 3 बाय n, फिर डॉट डॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n, फिर ये n और n कैंसिल हो जाएगा, ऐसे मैं n यहाँ पर लिख दे रहा हूँ n बाय n। अब रिवर्स ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं n बाय n, फिर इसको लिखते हैं n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n, इसके पहले कौन सा टर्म होगा, n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n होगा। बस इसके जस्ट पहले फिर क्या होगा, n माइनस 3 डिवाइडेड बाय n होगा, और डॉट डॉट ये 3 बाय n है, फिर 2 बाय n है, और फिर 1 बाय n है। मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया हूँ, पहले ये लिखा हूँ, फिर ये, फिर इसके पहले वाला टर्म, फिर उसके पहले वाला टर्म, इस तरीके से। अब जरा देखिए, ये n और n तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये इसमें डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1 बाय n, दोनों में मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पर भी आप दोनों में डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 बाय n। यहाँ पर फिर डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 3 बाय n। इसी तरीके से डॉट डॉट ये 2 बाय n, 3 बाय n है, यहाँ पर 3 बाय n है। ये 2 बाय n को ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n। चेक कीजिए तो n माइनस 1 होगा, यहाँ पर चेक कीजिए ये 2 बाय n आता है, यानी नहीं 2 आएगा, यहाँ पर होगा 2। चेक कीजिए जरा, देखिए n एलसीएम ले लेते हैं तो n माइनस n और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 बाय n आ रहा है ना। तो इसको हम लोग इतना लिख रहे हैं 2 बाय n को, 3 बाय n तो डॉट डॉट में चला जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है 1 बाय n। अब देखिए इसको कंपेयर करते हैं, 1 और 1 माइनस 1 बाय n, ये दोनों में से स्मॉलर क्या है। 1 में अगर हम लोग कोई भी पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 से तो स्मॉलर आ जाएगा, 1 में अगर कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 से ये स्मॉलर आएगा। तो 1 माइनस 1 बाय n जो है वो लेस देन 1 होगा, फिर 1 माइनस 2 बाय n जो है वो भी लेस देन 1 होगा। ये 1 में अगर हम लोग कोई भी पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 में 2 बाय n सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेस देन 1 आ जाएगा। फिर 1 माइनस 3 बाय n जो है वो लेस देन 1 आएगा। इसी तरीके से ये भी लेस देन 1 आएगा, ये 1 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेस देन 1 आएगा, और ये ज्यों का त्यों रहने दीजिए 1 बाय n। और यहाँ इक्वल टू भी लगाते हैं, एक केस में इक्वल होगा, कौन सा केस में मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अभी आया क्या है, दैट इज an लेस देन इक्वल टू आ गया कितना 1 बाय n। ये an जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 बाय n फॉर ऑल n, सभी नेचुरल नंबर के लिए। इक्वल टू में क्या क्यों लगाया हूँ आप जरा समझ लीजिए। nth टर्म ये है ना, अगर इसका फर्स्ट टर्म निकाले, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म निकाले तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाय 1 टू द पावर 1, मतलब ये आ रहा है 1। और यहाँ पर अगर n की जगह 1 बैठाएंगे तो क्या आएगा, ये आपका आया फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू 1 आया, और यहाँ पर भी n की जगह बैठाएंगे 1 बाय 1, मतलब ये भी 1 आएगा। तो दोनों इक्वल हो गया, n इक्वल टू 1 के लिए दोनों इक्वल आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर इक्वल लगाया हूँ। और बाकी सभी केसेस में क्या होगा, nth टर्म जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 बाय n आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दो सीक्वेंस हो गया, एक तो सीक्वेंस an हो गया, और ये भी एक सीक्वेंस है। अगर इसको हम लोग bn सपोज कर ले तो ये भी एक सीक्वेंस ही है। ये इसका फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 1 बाय 2, थर्ड टर्म है 1 बाय 3, इस तरीके से सीक्वेंस है ये। तो अब दोनों सीक्वेंस को अगर कंपेयर करें तो nth टर्म लेस देन इक्वल टू 1 बाय n आ रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अगर ऐसा आ रहा है, देखिए मैं अभी जस्ट बताया हूँ
कि अगर ए एन का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉड बी एन, यहाँ पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों, इस सीक्वेंस का भी प्रत्येक टर्म पॉजिटिव है और इस सीक्वेंस का भी प्रत्येक टर्म पॉजिटिव है, इसीलिए मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अभी जस्ट थ्योरम में बताया हूँ कि अगर इसका इननेट टर्म का मॉडुलस इसके इननेट टर्म के मॉडुलस से छोटा हो और अगर ये नल सीक्वेंस है तो ये भी नल सीक्वेंस होता है, अगर ये नल सीक्वेंस हो जाएगा तो ये भी नल सीक्वेंस हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं ये नल सीक्वेंस है या नहीं। अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल टू 0, इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं कि ये नल सीक्वेंस होता है। तो देयरफॉर द सीक्वेंस, यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस 1/n इज ए नल सीक्वेंस, ये एक नल सीक्वेंस है। तो जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं उससे हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर द सीक्वेंस an इज ऑल्सो ये नल सीक्वेंस, ये भी एक नल सीक्वेंस हो जाएगा। और जब नल सीक्वेंस हो गया तो आप कह सकते हैं कि इसका जो लिमिट आएगा an का मतलब क्या है, अभी हम लोग a टर्म हम लोग सपोज किए हैं, क्या a टर्म आया था, a टर्म हम लोग किसको सपोज किए हैं, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n टू द पावर n का, तो इसका लिमिट हो जाएगा 0, यही प्रूव करना था। तो इस तरीके से नल सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आज बताया हूँ, और आप लोग के बुक में अगर कुछ नल सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसको बनाइए। चलिए अब आज इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।